हेलो स्टूडेंट्स, फोर्थ सेमेस्टर के आपको हमने क्लिनिकल साइकोलॉजी के बारे में बताना शुरू किया था और पूरा पेपर जब आपका ख़त्म हो चुका है तो क्लिनिकल साइकोलॉजी आप जो पढ़ रहे हैं वह किस प्रकार से इसमें यानी जो नैदानिक मनोविज्ञान जो है इसमें निदान कार्य जो होता है वह किस प्रकार से होता है, यह हम पिछले 2 वीडियो से आपको बता रहे हैं। और आज थर्ड वीडियो में हम आपको क्लिनिकल साइकोलॉजी में यह जो डायग्नोसिस प्रोसेस होती है उसमें इसके पहले आपको हमने क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन के बारे में बताया कि किस प्रकार से बिहेवियर का ऑब्जर्वेशन किया जाता है। आज का जो टॉपिक है हमारा वह है इंटरव्यू के बारे में, इंटरव्यू मेथड के बारे में। आपने इंटरव्यू मेथड को साइकोलॉजी में हर पेपर में पढ़ा है, लेकिन जो नैदानिक साक्षात्कार है आज हम आपको उसके बारे में बताने चल रहे हैं। जो क्लिनिकल इंटरव्यू है यह एक ऐसी विधि है जिसमें कि देखिए कोई भी इंटरव्यू हो, सबसे पहली चीज़ जो है उसमें जो एक इंटरव्यूअर होता है और एक इंटरव्यूई होता है। माने एक इंटरव्यू लेने वाला और दूसरा इंटरव्यू देने वाला, दोनों फेस टू फेस। आज टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है, आज फोनिक इंटरव्यू भी हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन इंटरव्यू की जो मेन चीज़ें हैं वह है कि फेस टू फेस एक ऐसा वार्तालाप है जो कि किसी समस्या को लेकर, ध्यान दीजिएगा बच्चों, कि ऐसे ही एक दूसरे से की गई बातचीत को हम इंटरव्यू नहीं कहते हैं। जो किसी निश्चित लक्ष्य को लेकर दो व्यक्ति आमने सामने होते हैं जिसमें एक साक्षात्कार लेने वाला और दूसरा साक्षात्कार देने वाला होता है, और इससे आमने सामने बैठकर यह प्रक्रिया की जाती है। नैदानिक साक्षात्कार जो होता है इसमें यह एक ऐसी विधि है जिसमें कि साक्षात्कार कर्ता और जो रोगी है आमने सामने बैठकर आपस में जो है एक वर्बल मौखिक विचारों का आदान प्रदान करते हैं। जो साक्षात्कार करता है वह रोगी के विचारों, भावों, विश्वासों, अभिवृत्तियों आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। साक्षात्कार विधि जो है असामान्य मनोविज्ञान और नैदानिक मनोविज्ञान में एक अत्यधिक उपयोगी विधि है और इस विधि के अनेक कार्य हैं। यह विधि अनेक प्रकार के कार्य करती है और सच पूछिए तो साक्षात्कार विधि एक तरह से नैदानिक अध्ययनों में ही सबसे ज़्यादा उपयोगी विधि और इसको इसी उद्देश्य से आरंभ भी किया गया था। तो जो एक नैदानिक साक्षात्कार है, नैदानिक मनोविज्ञान में नैदानिक साक्षात्कार वह आंकड़ों के संग्रह का एक यंत्र है, यानी इट इज़ ए टूल ऑफ डाटा कलेक्शन। हमें जब डाटा कलेक्शन करना होता है, आंकड़ों का संग्रह करना होता है, तो अनेक विधियों में से इस विधि को चुनते हैं। मानसिक रोगों के निदान में यह एक बहुत ही उपयोगी विधि है। यह विधि जो है जितने भी मानसिक रोगी हैं उनके संबंध में जब हम कारणों की खोज करते हैं तो यह विधि जो है काफ़ी उपयोगी विधि के तौर पर मानी जाती है। और मानसिक रोगियों के उपचार या उनकी समस्याओं के समाधान में साक्षात्कार विधि बहुत ही उपयोगी है। यानी हम इसको एक तरह से ये कह सकते हैं कि यह जो है यह टूल ऑफ डाटा कलेक्शन है। ये मेथड ऑफ डायग्नोस्टिक ये डायग्नोस्टिक मेथड है, यूज़फुल मेथड है डायग्नोस्टिक का, और साथ ही साथ यह जो है
या यूज़फुल है प्रॉब्लम सॉल्विंग में। अब हम आपको साक्षात्कार का जो वर्गीकरण है, इसके उद्देश्य के आधार पर हम आपको क्लिनिकल साइट जो इंटरव्यू है उसके क्लासिफिकेशन आपको बता रहे हैं। यदि हम साक्षात्कार विधि का, इंटरव्यू मेथड का वर्गीकरण इसके उद्देश्य के आधार पर करते हैं, तो इस आधार पर हम देखते हैं कि जो ये साक्षात्कार है यह दो प्रकार का होता है। एक तो निदानात्मक होता है और दूसरा उपचारात्मक होता है, और तीसरा जो है अनुसंधान साक्षात्कार होता है। तो मुख्य रूप से हम आज आपको क्लिनिकल इंटरव्यू के बारे में ही बताएंगे। जो क्लिनिकल इंटरव्यू है, जो नैदानिक साक्षात्कार है, इसके बारे में ये कहा जा सकता है कि यह एक ऐसा साक्षात्कार है जिसका उद्देश्य जो होता है किसी भी सामाजिक, मतलब जो कोई भी जो सामाजिक या मानसिक रोग है या बीमारी है, उसके कारणों की खोज करना या जानकारी प्राप्त करना होता है। और इस तरह के जो साक्षात्कार होते हैं, जैसे कि सामाजिक क्या कुरीतियां हैं, क्या बुराइयां हैं, किस तरह से गलत चीज़ें समाज में फैल रही हैं, इनके कारणों की खोज के लिए, साथ ही साथ ऐसी सोशल व्याधियां जैसे घूस लेने का, भ्रष्टाचार, चोर बाजारी, इन सब के उसमें योग किया जाता है। इसी प्रकार से मानसिक बीमारियां, चाहे वो शिज़ोफ्रेनिया हो, चाहे कन्वर्सन हिस्टीरिया हो, इन सब की खोज में एक जो चिकित्सक है वह चिकित्सा के लिए इस प्रकार की विधि का उपयोग करता है। और इस विधि की सहायता से एक मनोचिकित्सक जो है वह नैदानिक साक्षात्कार के माध्यम से विभिन्न प्रकार के रोगों के कारणों के बारे में जानने का प्रयास करता है। और दूसरा जो होता है वह उपचारात्मक साक्षात्कार है। और जब इस बारे में हम ये कह सकते हैं कि यह ऐसा साक्षात्कार है कि जिसका उद्देश्य किसी सामाजिक व्याधि या मानसिक व्याधि या बीमारी का उपचार करना अथवा उसे ठीक करना होता है। और इस प्रकार की जो इंटरव्यू है, इसका उपयोग भी विभिन्न प्रकार की सामाजिक और मानसिक बीमारियों के कारणों की खोज करने के पश्चात उनका उपचार करने के लिए किया जाता है। सामान्य रूप से आपने साक्षात्कार को कई प्रकार के पढ़े हैं और आपने ये भी जाना है कि कैसे इस विधि का उपयोग किया जाता है। ये जो साक्षात्कार की प्रक्रिया है, यह इस बारे में एक गहन सूचना प्रदान करती है कि जो रोगी है उसकी बातचीत का स्वरूप किस प्रकार का है। जैसे अगर हम किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं तो साक्षात्कार एक ऐसा माध्यम है जिससे कि हम बात करते समय यह समझ जाते हैं कि जो व्यक्ति है उसकी बातचीत के जो क्रम है, तारतम्यता है, वह कितनी अधिक है। लेकिन जो साक्षात्कार विधि है वह जो मानसिक रोगी हैं इनमें काफ़ी हद तक उपयोगी भी रही है और यह निदान और मनोचिकित्सा के लिए भी उपयोगी है। साक्षात्कार विधि का जो वर्णन है वह असामान्य विधियों के अंतर्गत भी होता है और आपने पढ़ा भी है। और नैदानिक मनोविज्ञान के क्षेत्र में जो साक्षात्कार विधि है एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा हम चेतन मन की भावनाओं का जो अध्ययन है वह सफलतापूर्वक कर सकते हैं। और यह जो अध्ययन है, किसी व्यक्ति के चेतन के अध्ययन की जानकारी जो है वह जरूरी नहीं है कि हम निरीक्षण के द्वारा पूर्णतया कर लें, लेकिन साक्षात्कार के द्वारा एक तरह से व्यक्ति के चेतन की जानकारी, चेतन स्तर की भावनाओं की जानकारी इसके द्वारा होती है। जो मानसिक रोगी होते हैं वह
उनकी जो अपनी समस्याएं होती हैं, इस समस्या के संबंध में वह काफ़ी परेशान होते हैं और उनकी जो अनुभूतियां होती हैं वह भी सामान्य व्यक्तियों की अपेक्षा अलग प्रकार की होती हैं। तो एक जो मानसिक रोगी है वह अपनी समस्याओं के संबंध में किस प्रकार की अनुभूति रखता है और उसकी जो लाइफ स्टाइल है, जीवन की सिचुएशन जो है वह किस प्रकार की है, और व्यक्ति जो है दूसरे व्यक्ति से, देखिए इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बहुत मायने रखता है, उसकी किस प्रकार से दूसरे व्यक्तियों के साथ किस प्रकार का संबंध है। और इस प्रकार के जो रोगी होते हैं, जो मानसिक रोगी होते हैं, उनकी जो है पारस्परिक जो प्रतिक्रियाएं हैं वह किस प्रकार की हैं। उस जो रोगी है उसकी उपलब्धि, उसकी असफलता, उसकी चिंता, उसके तनाव, उसकी जो कुंठा, यह सब जो है इसका अध्ययन एक साक्षात्कार के माध्यम से करने में काफ़ी सफलता मिलती है। जो नैदानिक साक्षात्कार है उसके द्वारा जो रोगी होता है उसकी मानसिक स्थिति की परीक्षा जो है वह उसमें कई क्षेत्रों से संबंधित प्रश्नों के द्वारा की जा सकती है। जैसे कि एक इंटरव्यूअर जो है वह इंटरव्यू लेने से पहले रोगी के बारे में पूर्ण जानकारी एकत्रित करता है। यानी देखिए ये डायग्नोसिस के लिए है, कारणों की खोज के लिए है। तो हम किस प्रकार के कारणों की खोज करने जा रहे हैं, किस तरह के रोगी में किस कारण की खोज करने जा रहे हैं, यह कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होता है। तो इस प्रकार से एक जो नैदानिक साक्षात्कार का जो उपयोग किया जाता है वह जो है यह जानने के लिए किया जाता है कि जो भी रोगी है उसके वास्तव में इस समय जो प्रेजेंट इस टाइम है उसकी चिंतन प्रक्रिया, बौद्धिक क्षमता किस प्रकार की है, उसकी किस प्रकार के मेमोरी लॉस हैं, उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड क्या है, उसकी जो परिस्थितियों को प्रत्यक्षीकरण करने का तरीका है, इन सब के बारे में जानकारी हासिल करने का ये एक माध्यम है। और इस इंटरव्यू के द्वारा जितना गहन इंटरव्यू हम करते हैं वह इंटरव्यू हमें व्यक्ति के बारे में उतनी अधिक जानकारी देता है। आपने इंटरव्यू के मेथड को ऐसे भी जब पढ़ा है तो आपने पढ़ा है कि जो साक्षात्कार होता है वह 3 प्रकार का होता है, संरचित, असंरचित और अर्ध संरचित। जो संरचित होता है उसे मानकीकृत साक्षात्कार भी कहते हैं। यानी संरचित साक्षात्कार ऐसा साक्षात्कार होता है जिसमें जो प्रश्न होते हैं वह पहले से ही डिसाइड होते हैं, और यह जो प्रश्न होते हैं संरचित साक्षात्कार में एक अध्ययनकर्ता उसी से संबंधित प्रश्नों को पूछता है और उससे संबंधित अध्ययन को वह मतलब प्रश्न जो पहले से निश्चित रहते हैं उन्हीं प्रश्नों को करता है, उसमें अन्य प्रश्नों को अलग से नहीं जोड़ता है। दूसरा जो प्रकार है असंरचित, यानी इस तरह के साक्षात्कार को एक तरह से अमानकीकृत भी हम कहते हैं। इसमें जो होते हैं उद्देश्य तो स्पष्ट होता है लेकिन जो प्रश्न होता है वह पहले से नोट नहीं होता है। वह साक्षात्कारकर्ता आपसी जो बातचीत होती है उस अनुसार प्रश्नों को करता जाता है। अर्ध संरचित जो साक्षात्कार का प्रकार है उसमें क्या होता है कि कुछ प्रश्न जो होते हैं पहले से निश्चित होते हैं और कुछ जैसे साक्षात्कारकर्ता को यह सुविधा होती है कि बातचीत के दौरान अगर ऐसी सिचुएशन आती है
तो वह कुछ प्रश्नों को अलग से जोड़ भी देता है। तो इस तरह से ये जो साक्षात्कार की प्रक्रिया है, इसमें जो साक्षात्कार से संबंधित प्रश्न होते हैं वह 3 प्रकार से हो सकते हैं। संरचित हो सकता है इंटरव्यू, असंरचित हो सकता है और अर्ध संरचित प्रकार का भी हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर ये देखा गया है कि जो अर्ध संरचित होता है, यह साक्षात्कार विधि काफ़ी उत्तम ढंग से हमें अपनी समस्या तक पहुंचने में, तह तक, कारणों की खोज तक पहुंचाने में काफ़ी सुविधा प्रदान करती है। इस संबंध में जो नैदानिक साक्षात्कार के द्वारा मानसिक रोगी जो है उसके हम मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन में कई क्षेत्रों से संबंधित प्रश्न करते हैं, जैसे बुद्धि हुआ, चिंतन हुए, और इसके लिए आवश्यक है कि हम उसकी जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है, दीर्घकालिक स्मृति है, समस्या समाधान है, इन सब से संबंधित प्रश्न और उसकी जो प्रत्यक्षीकरण संबंधी विकृतियां हैं, भ्रम, विभ्रम, इन सब के बारे में भी जानने का प्रयास करें। स्टूडेंट्स, हमें बताने की आवश्यकता नहीं है कि भ्रम और विभ्रम, इन दोनों का अंतर आप समझ रहे हैं ना। भ्रम जो होता है, उद्दीपक को यथा रूप में न समझकर उसको कुछ अन्य रूप में समझा जाता है, यानी उद्दीपक होता है। और सामान्य रूप से यह जो भ्रम होता है लगभग सभी में कुछ न कुछ मात्रा में पाया जाता है, लेकिन असामान्य रोगियों में यह भ्रम की मात्रा बहुत अधिक है। और जो विभ्रम होता है वह उद्दीपक के अभाव में भी उद्दीपक को एहसास करता है। तो ऐसी भ्रमपूर्ण और विभ्रमपूर्ण स्थितियां दोनों से संबंधित प्रश्न भी अवश्य ही रोगी से होने चाहिए। और रोगी के बारे में उसके जो मेन है अटेंशन का भी मूल्यांकन करते रहना चाहिए। और मूल्यांकन करते समय, मानी जब इंटरव्यू ले रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में जो रोगी है वह कितना ध्यान दे रहा है। और अटेंशन का मूल्यांकन करते समय साक्षात्कारकर्ता ऐसे प्रश्न कर सकता है, ऐसे प्रश्न करने चाहिए जो समय से संबंधित हो। माने ये देखना भी आवश्यक होता है कि जो रोगी है वह कितना ज़्यादा अपनी जो वातावरण है इन सब से वह अभी कितना संबंधित है। तो यह आवश्यक है कि उसके ऐसे प्रश्न अध्ययनकर्ता पूछे जो समय से संबंधित हो, और साथ ही साथ ध्यान भंग से संबंधित प्रश्न भी होने चाहिए, क्योंकि ध्यान के केंद्र से संबंधित प्रश्न जब पूछे जाएंगे तो ये समझ में आ जाता है कि जो रोगी है वह कितना अटेंशन रख रहा है, कितना ध्यान भंग है आदि, इस बारे में भी प्रश्न किए जाते हैं। साथ ही साथ जो मानसिक रोगी होते हैं उनकी जो बहुत बड़ी समस्या होती है वह होती है इमोशनल एक्सप्रेशन की। जो सामान्य व्यक्ति होते हैं वह अपने इमोशंस का सही और उचित ढंग से प्रकाशन करते हैं, लेकिन जो असामान्य व्यक्ति होते हैं उनका इमोशनल एक्सप्रेशन सही नहीं होता है। तो यह आवश्यक होता है कि ऐसे प्रश्न अध्ययनकर्ता करे, यानी साक्षात्कारकर्ता ऐसे प्रश्नों की भी रचना करे जो कि उसकी संवेगात्मक अभिव्यक्ति के बारे में जानकारी दे। और इस प्रकार के प्रश्न यह बताते हैं कि रोगी जो है, व्यक्ति जो है, किस प्रकार अपने संवेगों का नियंत्रण करता है, कैसे उनको प्रकाशित करता है और उसमें
कितना ज़्यादा संवेगों के संबंध में एक ज्ञान है और कितना उसका संपर्क उपयुक्त प्रकार का बना हुआ है। और रोगी की सबसे बड़ी बात है कि बौद्धिक क्षमता, अंतर्दृष्टि और आत्म प्रत्यय, इसका मूल्यांकन भी एक साक्षात्कारकर्ता अगर करना चाहता है, क्योंकि एक जो सामान्य व्यक्ति होता है वह अपनी समस्याओं को समाधान के लिए अंतर्दृष्टि का उपयोग करता है, सूझ का उपयोग करता है। साथ ही साथ जो व्यक्ति होता है, सामान्य व्यक्ति होता है, उसका सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है, यानी वह अपने बारे में किस प्रकार के विचार को रखता है। तो इस तरह से जो रोगी होता है उसकी रोग की गंभीरता को जानने के लिए यह आवश्यक है कि जो अध्ययन करता है वह ऐसे प्रश्नों को करे जिससे कि रोगी के अंतर्दृष्टि और उसके आत्म प्रत्यय के संबंध में जानकारी प्राप्त हो सके। साथ ही साथ जो रोगी है वह अपने रोग की गंभीरता को और अपने रोग को, अपनी समस्या को कितना समझता है, यह जानने के लिए भी ऐसे प्रश्नों की पूछना आवश्यक होता है कि व्यक्ति जो है अपने रोग को किस ढंग से ले रहा है। और ये सब जो प्रश्न होते हैं, इस तरह का जो इंटरव्यू होता है, वह उसके पूरे एक तरह से व्यक्तित्व के बारे में जानकारी प्रदान करता है। साथ ही साथ जो रोगी होता है उसका व्यवहार और वेशभूषा, दो चीज़ें। एक जो सामान्य व्यक्ति होता है वह हमेशा अपने बिहेवियर और जो उसकी ड्रेसिंग सेंस है, वेशभूषा है, इसके बारे में एक जागृत होता है। तो एक रोगी का उसके स्वयं के बारे में, उसके व्यवहार के बारे में, उसके वेशभूषा के बारे में किस प्रकार का क्या एटीट्यूड है, इस संबंध में भी जानकारी ली जाती है। जो मानसिक रोगी का है उसका निदान करने के लिए नैदानिक साक्षात्कार के अतिरिक्त अन्य प्रकार की साक्षात्कार का भी उपयोग किया जाता है। हम आपको कुछ अन्य प्रकार के साक्षात्कार के बारे में भी बता रहे हैं। इसके जो साक्षात्कार के अन्य प्रकार हैं उसमें जैसे गहन साक्षात्कार, जो इस प्रकार का साक्षात्कार होता है वह एक तरह से अनिर्देशित और असंरचित प्रकार का साक्षात्कार होता है और इसके द्वारा किसी जो व्यक्तिगत समस्या, मानसिक समस्या की गहराई में जाकर उस रोग के बारे में अध्ययन किया जाता है, जैसे कि हमने अभी आपको बताया। और जो नैदानिक साक्षात्कार होता है इसमें जो कि चिकित्सा के क्षेत्र में उपयोग किया जाता है, यह जो साक्षात्कार होता है यह भी गहन और अनिर्देशित प्रकार से मिलता जुलता है। और इस प्रकार के जो साक्षात्कार होते हैं इसका मुख्य उद्देश्य चिकित्सा के क्षेत्र में यह होता है कि इस प्रकार के साक्षात्कार के द्वारा किसी भी सामाजिक समस्या, सामाजिक बीमारी अथवा सामाजिक बीमारी के कारणों की जानकारी हासिल करना होता है। और जब उपचार करते हैं तो इस साक्षात्कार के द्वारा इस प्रकार की समस्या को जानकर और उसके उपचार की दिशा में प्रयास किए जाते हैं। पुनरावृत्ति साक्षात्कार ऐसा साक्षात्कार होता है जो कि समय समय पर कुछ कुछ समय बाद पुनः लिया जाता है। समय अंतराल पर लेने के बाद यह देखा जाता है कि जैसे यह समय अंतराल और जो रोगी की बातचीत है, इन सब के बीच में एक तारतम्यता या जानकारी हासिल की जाती है। इसी प्रकार से जैसे उद्योग के क्षेत्र हैं, अन्य क्षेत्र हैं, वहाँ भी इस प्रकार के साक्षात्कार का उपयोग किया जाता है। जो साक्षात्कारकर्ता
साक्षात्कार लेने का कार्य करता है, वह सबसे पहले जो होता है कि एक प्रकार की साक्षात्कार की एक सूची का निर्माण करता है और सूची का निर्माण करने के पश्चात ही वह वास्तविक साक्षात्कार आरंभ करता है। साक्षात्कार की प्रक्रिया जो होती है उसमें जो रैपर्ड फॉर्मेशन हमने आपको पहले भी बताया है वह बहुत मुख्य होता है। रैपर्ड फॉर्मेशन जितना अच्छा होगा उतना ही साक्षात्कारकर्ता को इस संबंध में जो वह जानकारी चाहता है उत्तर मिलने की संभावना होती है। साथ ही साथ जो साक्षात्कारकर्ता होता है वह साक्षात्कार से संबंधित समस्त जो सूचनाएं होती हैं उनको नोट करता है, उनको विश्वसनीय ढंग से अंकित करता है और साक्षात्कार लेते समय वह वार्तालाप को आरंभ करने के साथ साथ बीच बीच में वह उसको मोटिवेट करता रहता है उत्तर के लिए और पूरे साक्षात्कार की रिकॉर्डिंग की जाती है। तत्पश्चात ही इस संबंध में आगे जो है निर्णय लिए जाते हैं। तो यह जो साक्षात्कारकर्ता जो होता है वह साक्षात्कार में उसे अनेक प्रकार की कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है। यह होता है कि जैसे साक्षात्कारकर्ता नैदानिक क्षेत्र में जो साक्षात्कार लेने जा रहा है उसे जो रोगी होता है वह कई बार ऐसा होता है कि वह उत्तेजित हो जाता है और इस प्रकार अगर एक रोगी उत्तेजन की अवस्था या उत्तेजित अवस्था में है तो निश्चित है कि साक्षात्कार का कार्य आगे नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में साक्षात्कार करना संभव ही नहीं होता है। इसके अलावा जब अभी हमने कहा आपसे रैपर्ड फॉर्मेशन की बात, जब एक साक्षात्कार लेने वाला अच्छी तरह से सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित नहीं करता है तब ऐसी स्थिति में साक्षात्कार का कार्य सही ढंग से नहीं होता है। साक्षात्कार उस समय बहुत कठिन हो जाता है जबकि जो रोगी होता है उसकी वह एकदम ही चिकित्सक के साथ सहयोग नहीं करता है, यानी रोगी का जो असहयोगपूर्ण रवैया है वह साक्षात्कार की क्रिया में बहुत ही बाधा डालता है। इसके अलावा जब मनोचिकित्सक के प्रति जो रोगी है वह ऋणात्मक दृष्टिकोण रखता है, यानी वह एकदम ही विश्वास नहीं करता है चिकित्सक के ऊपर, तो ऐसी स्थिति में यह जो साक्षात्कार होता है वह सफल नहीं होता है। रोगी जो है अपनी चिंता, तनाव और प्रतिबल ऐसी अवस्थाओं से जब घिरा हुआ होता है तो उसके साक्षात्कार के द्वारा जो निदान की विश्वसनीयता होती है वह संदिग्ध होती है। साक्षात्कार के द्वारा जो निदान की क्रिया होती है इसकी विश्वसनीयता और वैधता दोनों के बारे में हमेशा प्रश्न उठे हैं, क्योंकि अनेक मनोवैज्ञानिक साक्षात्कार की विश्वसनीयता और वैधता पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। किंतु यदि यह साक्षात्कार की क्रिया एक से अधिक एक्सपर्ट के द्वारा की जाए और उन्हें लगभग समान परिणाम प्राप्त होता है तो इस प्रकार का जो साक्षात्कार होता है वह नैदानिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होता है। साक्षात्कार में जो है अनेक प्रकार की समस्याएं भी आती हैं। एक साक्षात्कारकर्ता अगर अपने साक्षात्कार की योजना सही ढंग से नहीं निर्मित करता है
प्रश्नों को एक निश्चित क्रम नहीं रखता है, प्रश्नों का एक सूची नहीं निर्मित करता है, तब उसका साक्षात्कार से भटकने की पूर्ण संभावना हो जाती है। साथ ही साथ साक्षात्कारकर्ता जो होता है उसे अपनी जो एपरेटस हैं रिकॉर्डिंग के ये सब के बारे में पूर्ण एकदम तैयारी होनी चाहिए, क्योंकि जब कभी साक्षात्कार में अगर हम सोचें कि याददाश्त के सहारे या हम अक्षरशः उन चीज़ों को रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे हैं तो बहुत से बिंदुओं की छूटने की संभावना रहती है। सबसे पहली बात, साक्षात्कार में जो कुछ समस्याओं की हम बात कर रहे हैं, हम आज आपको ये बताएं कि ये चीज़ें जितना सुनने में सहज हैं कि साक्षात्कार एक आमने सामने चलने वाला वार्तालाप है जिसमें कि एक प्रश्न करता है दूसरा उत्तर देता है, सुनने में बड़ा ही सहज लगा, लेकिन नैदानिक साक्षात्कार वास्तव में इतना सहज नहीं होता है। अगर एक प्रशिक्षित साक्षात्कार करता है तो वह अपने प्रश्नों के साथ साथ उत्तर देने वाले का भी पूरा अध्ययन करता है। केवल उत्तर यानी जो उसकी प्रतिक्रिया है मात्र उस पर नहीं डिपेंड रहता है, वह उसके हाव भाव इन सब चीज़ों पर भी ध्यान दिए रहता है। लेकिन अगर जो साक्षात्कार करता है अगर वह एक तरह से प्रशिक्षित नहीं है, इसकी निश्चित ट्रेनिंग होनी चाहिए कि कब कहाँ किस ढंग से प्रश्न करने हैं। ऐसे प्रश्न न करें जिसमें हमारे जो पेशेंट है या रोगी है वह हमारे से एकदम विद्रोह कर जाए, हमारे साथ सहयोग न करे। तो एक ट्रेंड जो इंटरव्यूअर होता है वह परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए एक साक्षात्कार की प्रक्रिया का कुशल संचालन करता है। तो सबसे बड़ी बात है कि एक साक्षात्कार लेने वाला अगर वह क्लिनिकल इंटरव्यू के लिए है तो उसे पूर्णतया ट्रेंड होना चाहिए। प्रशिक्षण के अभाव में वह सफल साक्षात्कार नहीं ले सकता है। साथ ही साथ जो अध्ययन करता है वह उसका कार्य सिर्फ और सिर्फ नैदानिक साक्षात्कार के माध्यम से समस्या के संबंध में एक निष्पक्ष आंकड़े को एकत्रित करना होता है। और अगर ऐसी स्थिति में जो साक्षात्कार लेने वाला है बायस्ड होता है, पक्षपातपूर्ण होता है, तो उसके द्वारा जो आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं वह कभी भी सही नहीं होते हैं। तो साक्षात्कार लेने वाले को अपनी धारणाओं, अपनी प्रेजुडिस, अपने पक्षपात को एक ओर रखकर तटस्थ होकर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से साइंटिफिक व्यू को अपनाते हुए बिल्कुल तटस्थ भाव से यह साक्षात्कार लेने का कार्य करना चाहिए। क्योंकि जब कभी साक्षात्कारकर्ता के विचारों, पूर्वाग्रहों आदि का प्रभाव साक्षात्कार पर पड़ेगा तो यह जो अध्ययन है यह कभी भी वैज्ञानिक नहीं रह जाएगा। कई बार ऐसा भी होता है कि जब एक साक्षात्कारकर्ता साक्षात्कार लेने का कार्य करता है तो जो उसका क्लाइंट होता है, जो रोगी होता है, वह जानता है कि हमसे किस प्रकार के प्रश्न हो रहे हैं, क्या जानने के लिए हो रहे हैं। तो कई बार वह सही उत्तरों को नहीं देता है। लेकिन जो एक ट्रेंड व्यूअर होता है, प्रशिक्षित साक्षात्कारकर्ता जो होता है, वह अपने प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करना जानता है।
ऐसे में क्लाइंट को, रोगी को बिना इरिटेट किए हुए वह अपने प्रश्नों के सही उत्तर अपनी कुशलता के द्वारा प्राप्त कर सकता है। और एक कुशल साक्षात्कारकर्ता वही है जिसमें कि यह कला हो, ताकि वह हर दृष्टि से अपने क्लाइंट से सही उत्तर को प्राप्त कर सके। यह जो विधि है, साक्षात्कार विधि, ऐसी विधि है जिसके द्वारा मैत्रीपूर्ण, सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित करने में अगर कठिनाई होगी तो उत्तरदाता या रोगी से ठीक प्रकार की सूचना नहीं मिल पाएगी। साथ ही साथ ये भी डिपेंड करता है कि यह साक्षात्कार कितना उपयोगी होगा। यह इस बात पर भी डिपेंड करता है कि क्लाइंट ने किस हद तक कितनी विश्वसनीय सूचनाएं दी हैं और एक साक्षात्कारकर्ता कितना गहन अध्ययन अपनी समस्या का कर सका है। तो साक्षात्कार विधि जो होती है वह एक नैदानिक अध्ययन के लिए, चिकित्सा के क्षेत्र के लिए बहुत ही उपयोगी विधि होती है। हमने आपको बताया कि इस विधि के द्वारा बहुत गहन जानकारी होती है। साथ ही साथ अगर रैपर्ट फॉर्मेशन अच्छे ढंग से होता है तो जो साक्षात्कार करता होता है वह काफ़ी गहन सूचनाओं को प्राप्त कर सकता है और इससे काफ़ी ऐसी सूचनाएं ज्ञात कर सकता है जिससे उसे कारणों की जानकारी व्यापक रूप में प्राप्त हो जाती है। तो यह वैज्ञानिक अध्ययन की जो साक्षात्कार विधि है, यह वैज्ञानिक अध्ययन की एक गहन विधि है। इस विधि की खासियत यह है कि इस विधि का उपयोग किसी भी आयु वर्ग पर सफलतापूर्वक किया जा सकता है, चाहे वो बच्चे हों, चाहे बड़े हों, चाहे वृद्ध हों, स्त्री हो, पुरुष हो, किसी पर भी इसका उपयोग किया जा सकता है। इसकी एक उपयोगिता यह भी है कि साक्षात्कार के लिए यह आवश्यक नहीं है कि हमारा क्लाइंट जो है वह पढ़ा लिखा ही हो। आप जो अनपढ़ हैं, अशिक्षित हैं, केवल बस उस भाषा को जानने वाले हों, तो ऐसे व्यक्तियों पर इस विधि का उपयोग अच्छी तरह से किया जा सकता है। यानी ये इसकी उपयोगिता है कि इसके लिए बहुत अधिक पढ़ा लिखा होना क्लाइंट का आवश्यक नहीं है। और मानसिक रोगी जो होते हैं, अधिकतर ये देखा जाता है कि उनकी बौद्धिक क्षमता, जो शैक्षिक स्तर, ये सब में हमको कठिनाइयाँ आती हैं अन्य विधियों से अध्ययन करने में, लेकिन साक्षात्कार विधि इसके लिए काफ़ी उपयोगी विधि सिद्ध होती है। जो साक्षात्कार विधि के लिए यह आवश्यक है कि जो अध्ययन का दृष्टिकोण है वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए और तभी जो है वह निश्चित विश्वसनीय परिणाम प्राप्त होंगे। इसके साथ ही हमने आपको बताया कि एक अध्ययनकर्ता जब कोई एक व्यक्ति किसी कारण की खोज करता है तो उसमें जो है कुछ बाइस्ड होने की संभावना हो सकती है, लेकिन जब यह नैदानिक या डायग्नोसिस जो कार्य है डायग्नोसिस का, तो अगर ऐसा कार्य 2-3 एक्सपर्ट करें और उनमें जो उनके द्वारा किए गए अध्ययन में जो सिमिलैरिटीज पाई जाए, समानता पाई जाए, उनको देखा जाए, तो इस आधार पर एक बहुत ही गहन व्यापक जानकारी होती है। साक्षात्कारकर्ता जो होता है, नैदानिक साक्षात्कारकर्ता, अपने इंटरव्यू की जो प्रोसेस है इसको पूरा करने के बाद
जो रिकॉर्डिंग किया रहता है उस आधार पर वह प्राप्त तथ्यों को टेबुलेशन करता है, क्लासिफिकेशन करता है, एनालिसिस करता है, यानी उनका वर्गीकरण करता है, सारणीयन करता है और विश्लेषण करता है। और फिर यह देखता है कि उसने क्या प्राप्त किया और ये जो आंकड़े प्राप्त हुए हैं इनसे क्या ज्ञात होता है, इन आंकड़ों का किस प्रकार से उपयोग हो सकता है, इन आंकड़ों के प्राप्त होने में क्या कमियां हैं और आंकड़ों पर किस प्रकार की सांख्यिकी विधि या किस प्रकार की विधि की सहायता से इसका विश्लेषण और अच्छा किया जा सकता है और इससे किस प्रकार अनुसंधान समस्या या हमारी जो हमने जो डायग्नोसिस का हमने कार्य किया है, ये जो तथ्य संकलन हम कर रहे हैं, तो एक इंटरव्यू का जब हम उससे प्राप्त जो भी हमको परिणाम मिलता है उसका विश्लेषण करते हैं और विश्लेषण के आधार पर एक अंतिम रिपोर्ट हम तैयार किया जाता है और इस रिपोर्ट में यह दिया जाता है, यह देखा जाता है कि जो हमने ये डायग्नोसिस के लिए क्लिनिकल साइकोलॉजी के जब हम डायग्नोसिस का कार्य करते हैं तो यह जो इंटरव्यू का कार्य किया गया इससे किस प्रकार की कितनी गहन कितनी व्यापक सूचना प्राप्त हुई, यह सूचना किस दृष्टि से उपयोगी है। तो एक प्रशिक्षित साक्षात्कारकर्ता इस विधि का जो नैदानिक मनोविज्ञान है उसमें व्यापक ढंग से प्रयोग करके गहन सूचनाओं को प्राप्त कर सकता है। आगे हम क्लिनिकल साइकोलॉजी के बारे में आपको कुछ और भी बातें बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।